नेक्स्ट हेडिंग है टॉर्क on a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole in a uniform electric field. अब नोट करेंगे, consider an electric dipole consisting of charges consider an electric dipole consisting of charges plus q. Consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q separated by a distance separated by a distance 2a, separated by a distance 2a, separated by a distance 2a, placed in a uniform electric field E vector placed in a uniform electric field E vector, uniform electric field E vector, very hard sentence, placed in a uniform electric field E vector making an angle theta with it. और ना गैप के साथ बैठना, साथ में बैठना, कोई नहीं, एक चेयर उसके बाद में एक चेयर खाली, इधर बैठो, कोई भी साथ मत बैठना, प्लीज इधर रहने दो, तुम उधर आ जाओ बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में, एक चीज इधर बैठो, बस मतलब गैप रहे ठीक ठाक। Consider an electric dipole consisting of charges plus q and minus q and of separated by a distance 2a, placed in a uniform electric field E vector making an angle theta with it. Making an angle theta with it. ठीक है, अब आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद होगा कि आपने 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि जब भी कभी मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करता था तो मैं ये कहता था कि एक सोलेनॉइड हुआ करती थी, जैसे मान लीजिए ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, हम ये कहते थे कि अगर यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है तो ये कहलाता था हमारा क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो नॉर्थ पोल। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता था मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अंदर होता था साउथ से नॉर्थ की तरफ। और सोलेनॉइड के अंदर हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो यूनिफॉर्म होता था। तो जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करी जाएगी तो वो पैरेलल लाइंस होगी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता था, हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते थे रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जब हम बोलेंगे ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करें। तो इन्होंने बोला कि मैंने ये मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वही कि भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है। जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है ऐसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती है, अभी कराऊंगा इसी चैप्टर। तो नोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है।
ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस पर हम मेंशन कर देंगे, इधर बड़ा बड़ा लिख दीजिए ई वेक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर एक डाइपोल है, डाइपोल मतलब यहाँ पर ये वाला चार्ज है प्लस क्यू, और ये वाला चार्ज है माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमारा एक डाइपोल हो गया। अब मैंने ये कहा कि इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है, इसकी लेंथ कितनी है, 2a, इसकी लेंथ हो गई 2a। अब लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू, चार्ज प्लस क्यू। बेटा ये सबको समझ में आ गया कि मैंने पैरेलल स्ट्रेट लाइंस क्यों बनाई है? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी, वो पैरेलल होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, इस तरफ कर रहा हूँ आगे, और मैं क्या देखना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल फोर्स, उसी को टॉर्क बोल देते हैं। नोट करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू, force exerted on charge, force exerted on charge force exerted on charge plus q by field E vector force exerted on charge plus q by field E vector is equal to QE vector is equal to QE vector। समझ गए भाई? फोर्स क्या होता है? Q into E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये था F upon Q, तो फोर्स क्या हो गया? Q into E। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q by field E vector is Q into E vector। Similarly, force exerted on charge minus q by field E vector is equal to minus q E vector is equal to minus q E vector हो गया। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन लिख देंगे अलोंग, तो वो एफ होगा ना? बता रहा हूँ, अलोंग E vector, और यहाँ लिख देंगे अपोजिट टू E vector। अभी बता रहा हूँ आपको हर्ष, अभी बता रहा हूँ। देखिए जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई फील्ड ई वेक्टर। मतलब जो फील्ड है ना ई वेक्टर, उसकी वजह से फोर्स कितना लगा? क्यू ई वेक्टर। मतलब ये ई वेक्टर नहीं है, ये लिखा हुआ है बाई फील्ड ई वेक्टर, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई फील्ड ई वेक्टर। समझ गए? यस क्लियर है? हाँ, तो यस। फोर्स, हाँ, जो प्लस ये जो हमारा ई वेक्टर फील्ड है, इसकी वजह से चार्ज प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू इंटू ई वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी ई वेक्टर के अलोंग। इसकी डायरेक्शन ई वेक्टर के अलोंग होगी। क्यों? क्योंकि ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये भी तो नेगेटिव की तरफ ही भागेगा, नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। तो मैं ये कहूंगा ये वाला हो गया हमारा क्यू ई वेक्टर, इधर जो फोर्स लग रहा है ये हो गया क्यू ई वेक्टर। और जो ये वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इसका मतलब इस तरफ पॉजिटिव रीजन रहा होगा, इस तरफ नेगेटिव रीजन रहा होगा।
ये नेगेटिव चार्ज है -q, तो ये पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, तो इस पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ, एंड दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू ई वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन इसकी उल्टी हो गई, इसीलिए लिखा अपोजिट टू ई वेक्टर। ठीक है, अभी तक मैं रोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो अब ये देखिएगा कि अगर ये डाइपोल है तो इस पर स्ट्रेट लाइन मोशन दो हो सकते हैं, एक तो फोर्स इधर लग जाएगी क्यूई वेक्टर, और एक फोर्स इधर लग जाएगी माइनस का क्यूई वेक्टर, माइनस का क्यूई वेक्टर। फिर लिखेंगे कि एफ एफ वेक्टर, एफ टोटल लिख दीजिए, एफ टोटल, और ऊपर लगा दीजिए वेक्टर, एफ वेक्टर, एफ टोटल का वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यूई वेक्टर और प्लस माइनस क्यूई वेक्टर। ये कितना हो गया, क्यू ई वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना हो गया, जीरो। ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन तो किसी भी तरीके का होगा नहीं। अगर किसी भी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन तो कैसा भी होगा नहीं। अच्छा, अब एक लाइन यहां पर लिखिएगा, हेंस हेंस the net translating force on a dipole, hence the net translating force hence the net translating force on a dipole in a uniform electric field is zero. In a uniform electric field is zero. तो ट्रांसलेटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, वो तो जीरो हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जरा इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा, ये डाइपोल मैंने सीधा नहीं रखा, इसको मैं क्या कर सकता, इसको मैं परपेंडिकुलरली भी रख सकता था, इसको मैं अलाइन भी कर सकता था इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, लेकिन मैंने टेढ़ा रखा है। तो टेढ़ा रखा है तो इसका मतलब ऑब्लिकली रखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल तो होगा। तो एंगल देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मान लीजिए कि ये एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा, ये वाला एंगल मान लो थीटा है। तो आप इसको यहाँ से जो है इस वाली लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और ऐसे ही जो ये वाला आपका चार्ज है यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये 90 डिग्री एंगल बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने करा क्यों है, अब वो देखो आप, ये हमने इस वजह से करा है कि माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू के बीच में एक टर्म होती है जिसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ। तो पी वेक्टर, तो आप ये देखिएगा कि ये जो है ना, इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में कोई टर्म है क्या, हम कहते हैं यस, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्ट करता हुआ होता है। अच्छा, ये जो फिगर है माइनस क्यू और प्लस क्यू कंबाइन में जो फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस की वजह से एक नई क्वांटिटी डेवलप हो जाती है, उसको कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट ये हो गया। अब मैं एक काम ये भी तो कर सकता हूँ कि जो ये लेंथ है हमारे पास 2a, ये जो लेंथ है 2a, इस 2a लेंथ को, इस 2a लेंथ को मैं डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, इसके कंपोनेंट्स भी तो बना सकता हूँ। तो आप ये देखिएगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं 2a sin थीटा बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर को, क्योंकि ये साथ वाला क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, जो परपेंडिकुलर है वो 2a sin थीटा हो जाएगा। मेरी बात आपकी समझ में आ गई सबको? ये करने के बाद में आप लिखेंगे कि the two equal and opposite force, but the two equal
and but the two equal and opposite forces act at different points of the dipole. Act at but the two equal and opposite forces act at different points of the dipole. So they form a couple. So they form a couple. Which exerts a torque. So they form a couple which exerts a torque. ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको। आप ये देखिएगा कि स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो इधर वाला चार्ज फोर्स हो गया माइनस क्यू ई, इधर वाला हो गया प्लस क्यू, इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ जो फोर्स लग रही है और यहाँ जो फोर्स लग रही है ये दो अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही है। और जब दो अलग अलग पॉइंट्स पर लगती है तो जैसे कि एक साइकिल के दो पेडल का पेयर होता है, तो उन दो पेडल के पेयर्स में भी हम देखेंगे कि जो लीवर होता है उसमें एक पेडल इधर लगा रहता है, एक पेडल इधर। मैं इसको प्रेस करूंगा तो इसको तो मैं ऐसे चलाता हूँ आगे क्लॉकवाइज, तो ये ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी होते तो दोनों ही क्लॉकवाइज हैं, लेकिन ये इस तरफ होता है और ये नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ये नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हमारे पास लगेंगे तो उससे एक कपल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे टॉर्क। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक ही पॉइंट पर लगे तो कोई टॉर्क नहीं बनेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पर लगेगा, एक यहाँ पर लगेगा एक यहाँ पर लगेगा, तो हो सकता है कि ये इसको इस तरीके से ऐसे घुमाना शुरू करे। ठीक है, बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एकांश, कनिष्का, मिलन, बताइए क्लियर है? Sir. वंशिका, Yes, sir. श्रुति, अक्षत, क्लियर है Yes, sir. सबको? Clear है. यस सर। चलिए जी, इतना करने के बाद में मैं ये तो समझ चुका हूँ कि यहाँ पर टॉर्क लगेगा। अब वो टॉर्क किस तरीके से लगेगा वो देखिएगा। नेक्स्ट आप नोट करेंगे इसमें टॉर्क क्या होता है कि कोई भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू either force multiplied by perpendicular distance between the two forces, between सर इसे ही लीवर आर्म बोलते थे ना। लीवर आर्म, वही एक ही बात है, between the two forces। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जैसे टॉर्क है तो टॉर्क को मैं क्या बोलता हूँ, टाउ। ठीक है, टाउ हो गया आइदर फोर्स। हम क्या बात कर रहे हैं अभी? अभी हम फोर्स के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सिर्फ क्यू ही होगा, है ना? तो मैग्नीट्यूड आइदर फोर्स क्या हो गया, क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इन दो फोर्सेस के बीच में नॉर्मली जो डिस्टेंस है वो तो 2a है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 2a sin थीटा। इस वजह से ये 2a sin थीटा रिजॉल्व करके समझाया गया था, q e into 2a sin थीटा। फिर अब मैं इसमें क्या करूंगा कि इसको एक काम करा जा सकता है कि आप यहां से e को अलग ले जाओ, q मल्टीप्लाइड बाय 2a into e sin थीटा। और q into 2a क्या होता है बताएंगे? डाइपोल मोमेंट E, तो E into E sin थीटा। तो बेटा ये जो है ये तो हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर मान लो
ए बी कॉस थीटा है, अगर ए बी कॉस थीटा है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर अगर मान लो ए बी साइन थीटा है तो उसको क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलरली पी ई साइन थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर रहा होगा, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट का हमेशा होता था, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो होता था ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट अगर होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो वो होता था ए बी कॉस थीटा, समझ गए। अगर डाउट है तो मैं किसी दिन वेक्टर भी करवा दूंगा रिवाइज, क्लियर है, क्लियर है, हाँ बताओ, क्लियर है ना, नहीं थोड़ा थोड़ा तो आया ही ठीक है मैं बताऊंगा आपको। जो डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये छोटी छोटी कुछ बेसिक चीजें हैं, इनका मैं किसी दिन रिवीजन क्लास ले लूंगा, अभी आने वाले दिनों में ले लूंगा। डिफरेंशिएशन की भी अभी ड्यू है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल की, और ये भी करा देंगे उसकी, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। तो जैसे पी की साइन थीटा है तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, कितना लिखूंगा वेक्टोरिकली, वेक्टोरिकली टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एक सीबीएसई में आया था 94 में, खैर काफी पुराना क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नोट करिएगा, two charges plus 5 microcoulomb and another two charges plus 5 microcoulomb and another minus 5 microcoulomb, two charges plus 5 microcoulomb and another minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart, are placed 1 millimeter apart, full stop. Calculate the dipole moment, calculate the dipole moment, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिएगा सिर्फ डाइपोल मोमेंट हमसे पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, q into 2a है ना, और जो डिस्टेंस होता है 2a क्या होता है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। यहाँ जो है हमारा मेन काम ये है कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों की जो यूनिट्स है, बेसिकली दोनों की यूनिट्स जो है वो ऐसा ही यूनिट में लेंगे, बस ये काम हमारा मेन है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर Q कितना हो गया, 5 माइक्रोकूलम। अभी माइक्रो का मतलब क्या होता है बताएंगे, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये तो Q हो गया। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं बाय डिफॉल्ट उसको 2a बोल देते हैं, 2a। तो 2a कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। अब इस मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3, बिल्कुल सही, 10 की पावर -3 मीटर। ये कूलम में हो गया, ये मीटर में हो गया। अब therefore dipole moment P is equal to Q into 2a, P is equal to Q कितना है, 5 into 10 की पावर -6 multiplied by 1 into 10 की पावर -3, P is equal to 5 into 10 की पावर -9, क्या हो जाएगी यूनिट, ये कूलम का और ये मीटर है, कूलम मीटर। अब यूनिट के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट तो हम वैसे कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि ये कूलम में ये मीटर में है, तो यूनिट क्या हो गई, कूलम इनटू मीटर, यानी कि कूलम मीटर, कूलम मीटर। बताइए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन,
एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा 2016 में आया था ये। An electric dipole when held at 30 degree an electric dipole when held at an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field. With respect to a uniform electric field, an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10 to the power 4 Newton per coulomb of 10 to the power 4 Newton per coulomb experiences a torque of experiences a torque of 9 into 10 की power minus 26 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. Calculate dipole moment of the dipole. अब आप एक चीज देखिएगा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं ना कैलकुलेट करने के, हम किसी भी डेरिवेशन में देखेंगे तो मुझे वेक्टोरिकली उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, जहां पर भी मैं ये जानता हूं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से मैंने इसको कैलकुलेट करके ये बता दिया कि ये साइन थीटा का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट रहा होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब जब मेरे को अलग अलग वैल्यूज दे रखी हैं तो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर मेरे से मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिएगा ये टाउ की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 9 into 10 की पावर minus 26। न्यूटन मीटर दोनों ऐसा यूनिट है, न्यूटन और मीटर दोनों ऐसा यूनिट है। पी होता है डाइपोल मोमेंट, वो मुझसे कैलकुलेट करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है न्यूटन पर कूलम, ये भी इसकी ऐसा यूनिट है। और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री सीधा सीधा 1/2 होता है। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। क्या है इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है सबसे पहले देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क कितना दिया है 9 into 10 की पावर minus 6 न्यूटन मीटर। और वो डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ रहे हैं सिंपल, टाउ इज इक्वल टू पी ई sin थीटा। तो टाउ क्या हो गया 9 into 10 की पावर minus 6 इज इक्वल टू पी ई कितना है 10 की पावर 4 sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री। 9 into 10 की पावर minus 6 इज इक्वल टू e multiplied by 10 की पावर 4 multiplied by 1/2। अब सब कुछ इधर लेकर आ जाओ, ये जो 2 यहाँ डिवाइड में था यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9 2 18 into 10 की पावर minus 6 और 10 की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा, तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा -4। तो 18 into 10 की पावर -10। 10 की पावर -10 को कुछ बोलते हैं क्या शॉर्ट में सर पिको? हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग। सर नैनो या पिको में से ये बताओ, अभी बता रहा हूँ या तो फिर मैंने कुछ गलत नोट करा हो। एक मिनट सॉरी 9 into 10 की पावर -26 का सर मैंने तो 26 काटा है।
नहीं -26 था, मैंने गलत लिख दिया है। सही कर लीजिए, 9 × 10 की पावर -26 ले रखा है, -26 -30 -30, यही आ रहा है आंसर। यस अभी इसको कुछ नहीं बोलते, और 10 की पावर 10 को बोलते हैं बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, 18 × 10 की पावर -30 क्या कूलम मीटर। ठीक है जी, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये किसी पेपर में नहीं आया लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। टू चार्जेस इधर लिख रहा हूं, two charges plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at determine the electric field at A part है a point capital P on the axis of the dipole, a point capital P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center, 15 centimeter away from its center, capital O, from its center capital O on the side of the पॉजिटिव चार्ज, ये तो ए पार्ट है। तो बी पार्ट को देखिएगा क्या पूछ रहे हैं ये, बी पार्ट में है अ पॉइंट कैपिटल क्यू 15 सेंटीमीटर अवे a point capital Q 15 centimeter away from capital O on a line passing through capital O, on a line passing through capital O and normal to the axis of the dipole, and normal to the axis of the dipole. And normal to the axis of the dipole. तो ये दो पार्ट्स दे रखे हैं और इनको देखकर दोनों पार्ट्स को शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है इसमें। एक तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं वो डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, और दूसरा पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है,
समझ गए? तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये है टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम और प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, तो ये तो इन्होंने डाइपोल बना दिया, ठीक है। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो आप क्या करेंगे, पहले ए पार्ट देखेंगे इसका। ये पार्ट में मैंने ये बोला कि इस तरफ ले लीजिए -10 माइक्रोकूलम और इस तरफ ले लीजिए प्लस का 10 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a, उसको बोल दीजिए 5 मिलीमीटर। A point capital B on the axis of the dipole, यानी कि डाइपोल की एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है कैपिटल P 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यानी कि यहाँ से सेंटर को ले लिया O, सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर दूर, और इन्होंने बोला है ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की साइड पर ये वाला पॉइंट है कैपिटल P। तो आप ये देखिएगा कि हमें तो ये देखना होता था कि जब हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करते थे यहाँ पर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम r मान लेते थे, ठीक है। और आप ये देखो कि ये 5 मिलीमीटर 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है ना, ठीक। तो यहाँ पर वही वाला केस है कि हम बोलेंगे कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल P नेगेटिव हो जाएगा ना, एट पॉइंट कैपिटल P क्या होगा, नेगेटिव 0 हो जाएगा ना, मतलब ये जो 5 मिलीमीटर है इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना। 15 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर बहुत छोटा है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल B, यानी कि एक्चुअल फील्ड पूछा जा रहा है। सर इसका क्या फॉर्मूला डिराइव करा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P क्योंकि नहीं P तक है, तो 2 2 की सही है, 2p अपॉन r3, एक्चुअल का है 2p अपॉन r3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू डाल देंगे या बस सीधा सीधा देखिएगा। सर हाँ जी बताइए। सर वो एक यूनिट ही तो छोटा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर, क्या 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 सर एक ही यूनिट तो छोटा है, सेंटीमीटर और मैं मिलीमीटर। बता रहा हूँ आपको कि ये है 15 सेंटीमीटर और ये है 5 मिलीमीटर। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं ना इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से निकालकर यहाँ समझा रहा हूँ, देखिएगा। नीचे हमारे पास इसमें क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ऐसा ही था इसमें ना। आप ये देखो कि यहाँ पर जो आर है ना, आर है 15 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 15 अपॉन 100 ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब अगर इसकी बात करते हैं 2a की, तो 2a भी नहीं चाहिए मुझे, तो a चाहिए। तो a जो है वो और छोटा हो गया, 5 मिलीमीटर से भी छोटा, यानी कि 2.5 मिलीमीटर। और जो 2.5 मिलीमीटर है, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मान लो ये प्रॉपर नंबर है हमारे पास 50 और ये है 2.5, तो अगर 25 करना है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर। तो हम ये कहेंगे कि इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और पता है क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या होगा, ये तो होगा 0.15 और ये क्या होगा 0.0025, तो 0.0025 एक बहुत छोटी टर्म हो गई 0.15 के कंपैरिजन, समझ गए। ऐसे कोई फ्लेक्सिबल होता है क्या, तो ऐसे तो पावर्स के बाद बस बता दें ऐसा है नहीं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर वाले को कर सकते हो नेगलेक्ट। दूसरी चीज ये है कि अगर नेगलेक्ट नहीं करना है, लेकर चलना है इसको, तो लेकर चलो। लेकर चलने में भी क्या होगा कि बहुत मामूली सा अंतर आएगा, 0.001 के बराबर, बस इतना अंतर आएगा, विच कैन बी इग्नोर। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने 2p अपॉन r क्यूब करा, और उस फॉर्मूले में 2p r
अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर था। ठीक है, तो उसमें एक आर और ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इसकी वजह से, अगर इस ए स्क्वायर की वजह से ये टर्म कुछ छोटी हो भी रही है, तो ये आर एक और आ गया यहाँ पर, तो वो जो आर एक और आया उसने उसको बैलेंस कर दिया। तो इसलिए जनरली आप ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू होती है दोनों चार्जेस के बीच में, ये इतनी छोटी होती है कि इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। समझ गए मेरी बात? समझ में आ गया हर्ष? अगर Yes, अगर आप बिना इग्नोर करे जो बड़ा फॉर्मूला है उसमें भी डालकर करोगे तो भी वैल्यू देखोगे लगभग लगभग बराबर आएगी। ओके ठीक सर, है, छोटे वाले से करा तो दो। इसको हटाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा सीधा कहिएगा कि ये 2p अपॉन आर क्यूब हो गया 1/4 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और 2p जो है ये क्या है 2 इंटू क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब। आर कितना है 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 9 टू 18। सर क्यूब, दोबारा बोलो। सर क्यूब। अच्छा सॉरी सॉरी क्यूब। Sir, cube. हाँ क्यूब। फिर कह रहे ठीक है। हैं क्या होगा? अरे ठीक है बताइए। Yes, यस sir. सर ठीक है। ठीक है जी ओके। अब जरा देखो ये 2 तो 9 से मल्टीप्लाई होकर 18 हो गया। स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 2a की वैल्यू कितनी है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3 और डिनोमिनेटर में 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितना होता है 1335 होता है, 1/5 होता है क्या 15 225 multiplied by 15 15 5 the 75 7 by 15 to the 30 और 7 37 रिपेयरिंग 15 to the 30 और 3375 3375 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कर लीजिए इसको सिंपलीफाई, देखना कितना आ रहा है, छोटा ही कैलकुलेशन। देखिए कि मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, इसकी वैल्यू आ रही है 2.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन। सर लास्ट लाइन में 10⁻⁻6 है ना वो? 10⁻�6 है, हाँ 10⁻�2 का क्यूब हुआ ना तो ये 10⁻6 बन गया। सर ऊपर में न्यूमरेटर में। हाँ यहाँ पर भी 10⁻6 है, ओके सर। क्योंकि क्यू जो है वो 10 माइक्रो कूलम दे रखा है, तो माइक्रो का मतलब 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। बताइए बेटा क्लियर है कनिष्का वंशिका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में क्या दे रखा है, अ पॉइंट कैपिटल क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू ओ, मतलब ओ से एक लाइन पास करेगी एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की एक्सिस ये इसके नॉर्मल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछ रहे हैं। तो इसका डायग्राम बना लीजिए, ये हो गया -10 माइक्रो कूलम, ये हो गया प्लस का 10 माइक्रो कूलम, ये हो गया सेंटर ओ, और यहां से ये पॉइंट क्यू हो गया। तो पॉइंट क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वही दे रखा है सेम 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर -10 और +10 माइक्रो कूलम के बीच में वही है 5 मिलीमीटर। ठीक है, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट Q, ब्रैकेट में लिखिएगा इक्वेटोरियल फील्ड। आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइपोल में जब परपेंडिकुलरली निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर से वो उतने डिस्टेंस पर होता है कोई, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो R कहलाएगा और ये कहलाएगा इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर था P/R3, P/R3। तो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, उससे क्या हुआ कि ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कौन सी है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके 2.66 into 10 की पावर 5 आई थी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेक करना तो सीधा रिलेशन नहीं लगा सकते थे? क्या क्या, हाँ रिलेशन भी लगा सकते हो, रिलेशन भी लगा सकते हो। ये जो इक्वेटोरियल फील्ड है E इक्वा इज इक्वल टू हाफ ऑफ E एक्चुअल, वो भी लगा सकते हो 10 की पावर 5 और इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1.33। रिजल्ट आ गया 1.33 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया 1.33 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बताइए जी, इतना क्लियर है? अगला हेडिंग डालिएगा बस आप ये समझ लीजिए, ये इसमें लास्ट टॉपिक बचा, थ्योरेटिकल टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हाँ तो ये है, हेडिंग डाल दीजिए बस, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हेडिंग डालकर छोड़ दीजिए बस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। इतना कर लीजिए, Thank you. सभी बच्चे अपना ध्यान रखो।